हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यू माय यूट्यूब चैनल संजना विद्यापीठ। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। आइए बेटा, कल अपन ने यहाँ पे टॉपिक छोड़ा था किस पे बेटा? द्रव्य की द्वैत प्रकृति पे, जिसमें अपन ने यहाँ पर द्रव्य की द्वैत प्रकृति को एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर अपन ने दो पॉइंट लिए थे। एक तो यहाँ पर कि द्रव्य तरंग प्रकृति के रूप में होता है और एक आपका यहाँ पर कि द्रव्य कणीय प्रकृति के रूप में होता है। उसी तरंग प्रकृति में अपन पढ़ रहे थे विद्युत चुंबकीय विकिरण। क्या पढ़ रहे थे बेटा? विद्युत चुंबकीय विकिरण। विद्युत चुंबकीय विकिरण क्या होती है बेटा? यहाँ पर कि जब भी हम किसी आवेशित पिंड को क्या करते हैं बेटा? त्वरित करते हैं, तो वो एकांतरित क्रम में विद्युत व चुंबकीय तरंगों का क्या करता है? उत्सर्जन करता है। उन्हीं तरंगों को अपन ने क्या नाम दिया था बेटा? विद्युत चुंबकीय विकिरण। उसके बाद में आप विद्युत चुंबकीय विकिरणों के क्या पढ़ रहे थे? गुण पढ़ रहे थे। पहला गुण अपने पास यहाँ पर क्या था कि जब ये विद्युत चुंबकीय विकिरण यहाँ पर उत्सर्जित होती है तो ये एक दूसरे की क्या होती है? लंबवत। उसी के साथ साथ ये संचरण की दिशा की भी क्या होती है बेटा? लंबवत होती है। दूसरा आपने यहाँ पर पढ़ा कि इन विकिरणों का जो वेग है वो प्रकाश के वेग के क्या होता है? बराबर, अर्थात 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। उसके बाद में आपने थर्ड प्रॉपर्टी क्या ली थी कि जैसे ध्वनि तरंगों या फिर जल तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, उसके विपरीत यहाँ पर विद्युत चुंबकीय विकिरणों के संचरण के लिए यहाँ पर किसी प्रकार के कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। फिर आपने लिया यहाँ पर कि विद्युत चुंबकीय विकिरण में यहाँ पर विभिन्न आवृत्ति वाली बहुत सारी प्रकार की विद्युत चुंबकीय विकिरणों का क्या किया जाता है? उत्सर्जन किया जाता है। उन्हीं विकिरणों को यहाँ पर मात्रक के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। और कौन कौन से यहाँ पर मात्रक लेते हैं वही अपने को लेने हैं कि विद्युत चुंबकीय विकिरण स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम से पहले यहाँ पर पहले अपन मात्रक रह गए थे, अपने मात्रक देख लेते हैं। विद्युत चुंबकीय विकिरणों के प्रदर्शन के मात्रक। विद्युत चुंबकीय विकिरणों के प्रदर्शन के मात्रक। देखिए बेटा, यहाँ पर आपके पास पहला मात्रक आता है यहाँ पर आवृत्ति। पहला मात्रक क्या है यहाँ पर? आवृत्ति। एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं। आपके पास इस बिंदु से ये आवेशित कण क्या हो रहा था? यहाँ पर संचरित हो रहा था। उस संचरण से यहाँ पर इस प्रकार से तरंग क्या हो रही थी बेटा? उत्पन्न हो रही थी। इस प्रकार से तरंग क्या हो रही थी? आपकी उत्सर्जित हो रही थी, तरंग का संचरण हो रहा था। अब देखिए, उस तरंग की व्याख्या के लिए आपने पहला बिंदु क्या लिया बेटा? यहाँ पर आवृत्ति। आवृत्ति क्या होती है यहाँ पर कि किसी बिंदु से प्रति सेकंड, किसी बिंदु से प्रति सेकंड दोलायमान होने वाली या गुजरने वाली तरंगों की जो संख्या है, क्या कहा आपने यहाँ पर कि प्रति सेकंड, यहाँ पर प्रति सेकंड यहाँ पर ये विकिरण कितनी दोलायमान होती है, कितनी यहाँ पर गुजर रही है, उसे ही क्या कहा जाता है बेटा? यहाँ पर आवृत्ति कहा जाता है। प्रति सेकंड गुजरने वाली तरंगों को हम क्या कहते हैं बेटा? यहाँ पर आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति का मतलब होता है बार बार पुनरावर्ती। ये तरंग कितनी बार यहाँ पर प्रति सेकंड पुनरावर्त हो रही है, उसी को अपन क्या कहेंगे बेटा? यहाँ पर आवृत्ति कहेंगे। देखिए, आवृत्ति को हम रिप्रेजेंट करते हैं बेटा यहाँ पर न्यू से। वी नहीं है, न्यू है बेटा। ये किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इसे न्यू से। मात्रक होता है इसका हर्ट्ज। क्या होता है? हर्ट्ज। हर्ट्ज एक साइंटिस्ट है बेटा, आगे पढ़ोगे आप लोग। उन्हीं के सम्मान में यहाँ पर आवृत्ति का मात्रक क्या दिया जाता है? हर्ट्ज दिया जाता है, जो यहाँ पर प्रति सेकंड के बराबर होता है। किसके बराबर बेटा? प्रति सेकंड। प्रति सेकंड का मतलब होता है 1/सेकंड, या फिर आप बोल सकते हो इसको सेकंड इनवर्स। क्लियर है यहाँ पे कि आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज, या फिर अपन बोले सेकंड इनवर्स। प्रति यहाँ पर जो चक्कर आपका 1 सेकंड में संपन्न हो रहा है, उसको अपन क्या बोल रहे हैं बेटा? यहाँ पर आवृत्ति बोल रहे हैं।
दूसरा मात्रक हम यहाँ पर लेते हैं इनको रिप्रेजेंट करने के लिए तरंग दैर्घ्य, वेवलेंथ, तरंग दैर्घ्य, वेवलेंथ। देखिए बेटा वेवलेंथ क्या होती है। वेवलेंथ से पहले हम यहाँ पर इस तरंग में कुछ पॉइंट पढ़ेंगे। इस तरंग में यहाँ पर आपकी ये विकिरण लंबवत दिशा में जितनी ऊपर की ओर जा रही है, इतना यहाँ पर ये ऊपर की ओर कर्व ले रही है। इस कर्व को तो हम बोलते हैं बेटा श्रृंगिका। क्या बोलते हैं इस कर्व को यहाँ पर? श्रृंगिका। ऐसे ही ये गहराई की ओर भी जा रही है, इस संचरण के नीचे की ओर जा रही है, इसे अपन बोलते हैं बेटा गर्तिका। ये जो कर्व आपको दिख रहा है इसको अपन श्रृंगिका बोलते हैं, और ये जो गहराई में जा रहा है उसको अपन क्या बोलते हैं? गर्तिका। अब आइए बेटा यहाँ पे तरंग दैर्घ्य क्या होता है कि दो श्रृंगिकाओं, दो क्रमागत श्रृंगिकाओं या दो क्रमागत गर्तिकाओं के बीच की दूरी, गर्तिकाओं के बीच की दूरी क्या कहलाती है बेटा? आपकी यहाँ पर तरंग दैर्घ्य। ये दो श्रृंगिकाएं आपको दिख रही है, इन दोनों श्रृंगिकाओं के ये बीच की आपने क्या ली? दूरी। इस दूरी को, या फिर ये दो गर्तिकाएं हैं क्रमागत, इनके बीच की आपने क्या ली? दूरी। उस दूरी को आप क्या कह रहे हो बेटा? यहाँ पर तरंग दैर्घ्य। देखिए बेटा तरंग दैर्घ्य को हम रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? यहाँ पर लैम्डा से। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बेटा किसे? लैम्डा से। किसे रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा? इसे लैम्डा से। देखिए यहाँ पर हम मात्रक की बात करें तो मात्रक क्या होगा यहाँ पर? तरंग दैर्घ्य का आप कह रहे हो श्रृंगिका या गर्तिकाओं के बीच की दूरी, और दूरी का मात्रक क्या होता है बेटा? मीटर। यानी तरंग दैर्घ्य का मात्रक भी क्या होगा बेटा? मीटर होगा। क्लियर है? यहाँ पे क्या कहा आपने कि दो श्रृंगिकाओं या दो गर्तिकाओं के बीच की दूरी आपकी क्या कहलाती है बेटा? यहाँ पर तरंग दैर्घ्य कहलाती है, जहां तरंग दैर्घ्य को हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका मात्रक क्या होता है? दूरी का मात्रक, अर्थात यहाँ पर मीटर होता है। क्लियर यहाँ तक? नेक्स्ट पॉइंट इसमें हम यहाँ पर लेते हैं आयाम। क्या लेते हैं बेटा? आयाम। देखिए आपके पास ये श्रृंगिका और ये जो गर्तिका दिख रही है, इनकी ये जो दूरी है, गहराई जो इनकी यहाँ पर आपको नजर आ रही है, इस गहराई को अपन क्या बोलते हैं बेटा? आयाम बोलते हैं। श्रृंगिका या गर्तिका की गहराई को यहाँ पर क्या कहा जाता है बेटा? आयाम कहा जाता है। आयाम को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से। किसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? ए से। मात्रक वही, ये भी दूरी है आपकी यहाँ पर, इसका भी मात्रक क्या होता है बेटा? मीटर होता है। क्लियर यहाँ पे? नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट हम लेते हैं यहाँ पर वेग। क्या लेते हैं बेटा? वेग, वेलोसिटी। वेग क्या होगा आपके पास यहाँ पर कि प्रति सेकंड यहाँ पर, प्रति सेकंड यहाँ पर आपकी तरंग कितनी दूरी तय कर रही है? प्रति एक सेकंड आपकी यहाँ पर ये आपकी तरंग कितनी दूरी यहाँ पर तय कर रही है, उसको हम क्या कहेंगे बेटा? यहाँ पर वेग। जैसे अपने पास वेग होता है, अपना वेग क्या होगा यहाँ पर कि अपन एक सेकंड में कितनी दूरी को तय कर रहे हैं, वो अपने पास अपना क्या आ जाता है? वेग आ जाता है। उसी प्रकार यहाँ पर ये तरंग कितनी दूरी एक सेकंड में तय कर रही है, उसी दूरी को हम क्या कहेंगे यहाँ पर बेटा? वेग। देखिए बेटा वेग को रिप्रेजेंट किया जाता है किससे? सी से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सी से। और सी का मान प्रकाश के वेग के बराबर होता है, और प्रकाश का वेग क्या होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। क्लियर है बेटा यहाँ पर? इसके बाद अपन फिफ्थ पॉइंट लेते हैं। फिफ्थ पॉइंट आता है आपके पास तरंग संख्या। फिफ्थ पॉइंट क्या आता है बेटा आपके पास यहाँ पर? तरंग संख्या, वेव नंबर।
देखिए बेटा, तरंग संख्या क्या होती है कि आपके पास ये 1 मीटर दूरी है। आपके पास यहाँ पर कण के संचरण की दूरी कितनी है बेटा? 1 मीटर है। इस 1 मीटर में आपके पास कितने तरंग धैर्य आ रहे हैं? इस 1 मीटर दूरी में आपके पास कितनी तरंग धैर्य आ रहे हैं? उन तरंग धैर्यों की संख्या क्या कहलाती है बेटा? यहाँ पर तरंग संख्या, कि एकांक दूरी में आने वाले तरंग धैर्यों की संख्या। क्या कहा मैंने यहाँ पे? कि एकांक दूरी में आने वाले तरंग धैर्यों की संख्या क्या कहलाती है बेटा? यहाँ पर तरंग संख्या कहलाती है। देखिए बेटा, तरंग संख्या को हम रिप्रेजेंट करते हैं न्यू बार से। ये ऊपर जो चिन्ह लगा हुआ है इसको अपन बार बोलते हैं बेटा। ये तो हो गया न्यू, और इसके ऊपर जो लाइन खींची हुई है उसको अपन बोलते हैं बार। तो इसका जो प्रदर्शन का है यहाँ पर प्रतीक, वो क्या होता है बेटा? न्यू बार। मात्रक की हम बात करें यहाँ पर, तो मात्रक होता है इसका मीटर इनवर्स। मात्रक क्या होता है बेटा इसका? यहाँ पर मीटर इनवर्स। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए बेटा, आपको यहाँ पर 2 रिलेशन इसमें याद करने हैं। आपको यहाँ पर 2 रिलेशन याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है, अपने न्यूमेरिकल यहाँ से सॉल्व होते हैं। पहला रिलेशन जो आपको याद रखना है, वो ध्यान में रखना है कि जो आवृत्ति है वो तरंग धैर्य की क्या होती है बेटा? व्युत्क्रमानुपाती। पहला रिलेशन क्या है आपके पास? कि जो आवृत्ति है यहाँ पर, वो आवृत्ति इस तरंग धैर्य की क्या होती है बेटा? व्युत्क्रमानुपाती। आवृत्ति और तरंग धैर्य में यहाँ पर व्युत्क्रमानुपाती का संबंध होता है। यहाँ अनुपाती चिन्ह हटाओगे तो क्या लोगे बेटा? नियतांक। तो नियतांक हम लेते हैं यहाँ पर क्या बेटा? c अपॉन आपका लैम्डा। c प्रकाश का वेग है जिसका मान नियत होता है। तो आपके पास आवृत्ति और ये तरंग धैर्य में क्या आ गया बेटा? संबंध। तो आपको यहाँ पर तरंग धैर्य देकर के आवृत्ति पूछी जा सकती है, या आवृत्ति देकर के आपको तरंग धैर्य पूछा जा सकता है। क्लियर है? एक आपको यहाँ पर रिलेशन याद रखना है, यहाँ पर तरंग संख्या और तरंग धैर्य में। किसमें बेटा? तरंग संख्या और तरंग धैर्य में। कि तरंग संख्या तरंग धैर्य के व्युत्क्रम के बराबर होती है। किसके बराबर बेटा? इसके व्युत्क्रम के बराबर। व्युत्क्रमानुपाती नहीं बोल रही हूं मैं, केवल क्या बोल रही हूं बेटा? व्युत्क्रम का संबंध, उल्टा संबंध होता है। न्यू बार बराबर तरंग संख्या, यहाँ पर तरंग धैर्य की क्या होती है बेटा? व्युत्क्रम होती है। क्लियर है? यहाँ अपन अनुपाती ले रहे थे तो नियतांक c ले रहे थे, यहाँ आपके पास बराबर है तो नियतांक की जरूरत नहीं है। क्लियर है बेटा? यहाँ पे ये थे आपके पास यहाँ पर इन विद्युत चुंबकीय विकिरणों को प्रदर्शित करने वाले मात्रक। आवृत्ति ध्यान रखनी है, तरंग धैर्य याद रखना है, आयाम याद रखना है, वेग याद रखना है, और आपको क्या याद रखना है बेटा? तरंग संख्या। और इनमें यहाँ पर 2 में आपको रिलेशन भी याद रखना है। क्लियर यहाँ तक? अब हम चलेंगे यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है बेटा आपका? विद्युत चुंबकीय विकिरण स्पेक्ट्रा। क्या आता है बेटा यहाँ पर? विद्युत चुंबकीय विकिरण स्पेक्ट्रा। नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास विद्युत चुंबकीय विकिरण स्पेक्ट्रा। देखिए बेटा, विद्युत चुंबकीय विकिरण स्पेक्ट्रा क्या होता है कि जब हम यहाँ पर विभिन्न प्रकार की विद्युत चुंबकीय विकिरणों को, विभिन्न प्रकार की विद्युत चुंबकीय विकिरणों को यहाँ पर आवृत्ति के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करते हैं, तो अपने पास यहाँ पर इन विकिरणों का एक एक्साई रूप मिलता है, एक समूहित रूप मिलता है। उस समूहित रूप को क्या कहा जाता है बेटा? यहाँ पर विद्युत चुंबकीय विकिरण स्पेक्ट्रा। क्या कहा आपने यहाँ पर?
कि आपके पास विभिन्न क्या है यहाँ पर, बहुत सारी क्या है बेटा यहाँ पर, विद्युत चुंबकीय विकिरण। क्या है? विद्युत चुंबकीय विकिरण। इन विद्युत चुंबकीय विकिरणों को आपने आवृत्ति के बढ़ते हुए क्रम में क्या किया, आपने रख करके आपने इसको एक्साइट किया, समूहित किया, और इस समूहित भाग को ही अपन क्या बोल रहे हैं बेटा, विद्युत चुंबकीय विकिरण स्पेक्ट्रा। क्या बोल रहे हैं? इस समूहित पार्ट को ही विद्युत चुंबकीय विकिरण स्पेक्ट्रा। आइए बेटा यहाँ पर स्पेक्ट्रा ड्रॉ करते हैं। देखिए यहाँ हम लेते हैं बेटा आवृत्ति न्यू। न्यू का मान आप लेंगे यहाँ पर हर्ट्ज में। हर्ट्ज का मतलब सेकेंड इनवर्स। क्लियर है? इधर से इधर जाने पर आवृत्ति का मान क्या होता है बेटा, बढ़ता है। यहाँ आवृत्ति स्टार्ट होती है 10 की घात 0 से और कंप्लीट होती है 10 की घात 24 पर। 10 की घात 0 से स्टार्ट होती है, यानी 10 की घात 2, 10 की घात 4, 10 की घात 6, 10 की घात 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 और थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं इसको बेटा, 10 की घात 22। क्लियर है? इधर देखिए पावर आपकी प्लस में क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो यहाँ तो आपने आवृत्ति के बढ़ते हुए क्रम में रखा है। इसी का उल्टा आपका क्या होता है बेटा, व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है आपका, तरंग दैर्घ्य वेवलेंथ होती है, तरंग दैर्घ्य होती है। तरंग दैर्घ्य को हम यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे बेटा नैनोमीटर में। किसमें रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, नैनोमीटर में। किसमें दर्शाना है आपको, यहाँ पर नैनोमीटर में दर्शाना है। क्लियर है? यहाँ पर देखिए ये स्टार्ट होता है आपका, मैंने आपको कहा व्युत्क्रम का संबंध होता है, अभी फॉर्मूला भी लिखा था आपने, न्यू बराबर होता है C बाई लैम्डा। ये संबंध लिखा था कि जब आपके पास न्यू का मान क्या है 10 की पावर 0, किसी पावर 0 है तो उसका मान कितना होता है 1, यानी लैम्डा किसके बराबर हो गया, प्रकाश के वेग के बराबर हो गया, यानी 10⁻⁴ लगभग 1 के बराबर। क्लियर है? ऐसे ही जब इसको सॉल्व करेंगे तो अपने को मिलेगा 10⁻⁻16। 8 से लेकर के आपको कहाँ चलना है, 10⁻⁻16 तक चलना है। क्लियर है बेटा? यहाँ पर इधर से इधर जाने पर आपको नजर आ रहा है यहाँ पर तरंग दैर्घ्य का मान, लैम्डा का मान क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है, घटता जा रहा है। आवृत्ति बढ़ेगी तो तरंग दैर्घ्य का मान क्या होगा बेटा, घटेगा। अब देखिए बेटा यहाँ पर अप्रोक्सीमेट है बेटा, एग्जैक्ट मान नहीं है, अप्रोक्सीमेट आपको ध्यान में रखना है। चलिए सबसे पहले अपने पास यहाँ पर रेज आती है गामा रे, गामा किरणें। उसके बाद आती है आपके पास यहाँ पर एक्स किरणें, एक्स रेज। उसके बाद आपके पास आती है यूवी पराबैंगनी किरणें, अल्ट्रा वायलेट किरणें। उसके बाद आपके पास यहाँ पर आती है
IR अवरक्त किरणें, इंफ्रारेड जिन्हें बोलते हैं। नेक्स्ट आती है माइक्रोवेव, सूक्ष्म तरंगे। नेक्स्ट आती है आपके पास यहाँ पर FM रेडियो तरंगे। कौन सी आती है? FM रेडियो तरंगे। उसके बाद आपके पास आती है यहाँ पर लंबित रेडियो तरंगे। क्लियर है बेटा? यहाँ पर ये आपके पास विभिन्न प्रकार की क्या है? विद्युत चुंबकीय विकिरणें। इन विकिरणों को अपने आवृत्ति के बढ़ते हुए क्रम में एक साथ आपने लिखा तो इसको अपन क्या बोलेंगे बेटा? यहाँ पर विद्युत चुंबकीय विकिरण स्पेक्ट्रा। इसमें आपको एक छोटा सा पार्ट नजर आ रहा है यहाँ पर, यहाँ एक छोटा सा पार्ट नजर आ रहा है। इस पार्ट की विकिरणों को बोला जाता है दृश्य विकिरण, यानी दृश्य क्षेत्र। देखिए यहाँ पर केवल इतने से पार्ट की इतनी सी आवृत्ति वाली विकिरणों को ही अपन क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। बाकी विकिरणों को अपन देख नहीं सकते। केवल इतना सा पार्ट ही अपन क्या कर सकते हैं बेटा? देख सकते हैं, जिसका तरंग दैर्घ्य होता है 400 नैनोमीटर से लेकर के 750 नैनोमीटर तक। इस तरंग दैर्घ्य की, इस रेंज के तरंग दैर्घ्य वाली विकिरणों को ही अपन क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? दृश्य तरंगे या दृश्य क्षेत्र, विजिबल रीजन। अब देखिए ये किस रूप में आपको दिखाई देता है? ये इंद्रधनुष के जो 7 रंग होते हैं, उन 7 रंगों के रूप में आपको यहाँ पर दिखाई देता है, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं विबज्योर। V मतलब वॉयलेट बैंगनी, I मतलब इंडिगो आपका यहाँ पर इंडिगो आसमानी कलर आपका, B फॉर ब्लू यानी नीला कलर, G फॉर ग्रीन यानी आपका हरा कलर, Y फॉर येलो यानी आपका पीला, O फॉर ऑरेंज यानी आपका नारंगी और R फॉर आपका रेड कलर। क्लियर है बेटा? यहाँ पर ये आपके पास क्या मिल गया बेटा? यहाँ पर कंप्लीट विद्युत चुंबकीय विकिरणें स्पेक्ट्रा। अब इस स्पेक्ट्रा में देखिए यहाँ पर कुछ पॉइंट जो आपको याद में रखने हैं। उन पॉइंट्स में अपन सबसे पहले चलते हैं, गामा किरणों की बात करते हैं। तो गामा किरणों की फ्रीक्वेंसी क्या होती है बेटा? आवृत्ति क्या होती है? सबसे ज्यादा देखिए 10 की घात 24 है। गामा किरणों की फ्रीक्वेंसी क्या होती है बेटा? सबसे ज्यादा होती है। और ये कहाँ उत्सर्जित हो रही थी? आप लोगों को मैंने बताया था, रेडियो सक्रिय पदार्थों से। कहां से उत्सर्जित होती है बेटा? ये रेडियो सक्रिय पदार्थों से उत्सर्जित होती है। फिर उससे कम फ्रीक्वेंसी वाली रेज कौन सी आती है? एक्स रे आती है, लेजर किरणें होती हैं ये आपकी। उसके बाद आपके पास कौन सी आती है बेटा? पराबैंगनी किरणें। पराबैंगनी किरणें आती है सूर्य के प्रकाश से। कहां से आती है बेटा? सूर्य के प्रकाश से, ओजोन लेयर के द्वारा जिनको क्या कर लिया जाता है? एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। वही है आपकी यहाँ पर पराबैंगनी किरणें। IR जो किरणें हैं वो उत्सर्जित होती है जब हम किसी वस्तु को क्या करते हैं बेटा? गर्म करते हैं। तो गर्म करने के बाद वो वस्तु जो किरणें उत्सर्जित करेगी वो किरणें कौन सी होती है बेटा? आपकी यहाँ पर अवरक्त किरणें। उसके बाद आती है माइक्रोवेव। माइक्रोवेव रडार में जो सैटेलाइट में लगे हुए होते हैं, उपग्रहों में लगे हुए होते हैं, जैसे समुद्री जहाज का पता करने के लिए यहाँ पर काम में लिया जा रहा है। तो उस रडार में यहाँ पर जो तरंगे उत्सर्जित हो रही है वो कौन सी तरंगे होती हैं बेटा? माइक्रोवेव होती है, सूक्ष्म तरंगे होती हैं। FM रेडियो सब जानते हो, रेडियो प्रसारण में जो तरंगे काम में ली जाती है वो किस में आती है बेटा? FM रेडियो तरंगे। और जो दूरदर्शन के रूप में आती है वो कौन सी होती है बेटा? आपकी लंबित रेडियो तरंगे। अर्थात आपके पास लंबित रेडियो तरंगों की फ्रीक्वेंसी क्या होती है? आवृत्ति क्या होती है बेटा? सबसे कम। और गामा किरणों की आवृत्ति क्या होती है? सबसे ज्यादा। आपसे क्वेश्चन पुटअप हो सकता है कि विद्युत चुंबकीय विकिरण स्पेक्ट्रा में कौन सी विकिरणों की आवृत्ति सबसे ज्यादा होती है और सबसे कम आवृत्ति किसकी होती है? तो सबसे ज्यादा किसकी होगी बेटा? गामा की। सबसे कम किसकी होगी बेटा? यहाँ पर लंबित रेडियो तरंगों की। ऐसे ही अगर इसको तरंग दैर्घ्य के रूप में पूछा जाए कि कौन सी विकिरण का तरंग दैर्घ्य उच्चतम होगा, तो जिसकी आवृत्ति न्यूनतम होगी उसका
तरंग दैर्घ्य क्या होगा, उच्चतम, यानी कौन सी किरणों का, यहाँ पर लंबित रेडियो तरंगों का। और सबसे कम तरंग दैर्घ्य की बात करें तो जिसकी आवृत्ति सबसे ज्यादा है उसका तरंग दैर्घ्य क्या है बेटा, सबसे कम, अर्थात किसका बेटा, यहाँ पर गामा किरणों का। तो उसके बाद में क्वेश्चन आता है आपके दृश्य क्षेत्र से कि कौन से रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है, तो कौन से का होता है बेटा, यहाँ पर बैंगनी रंग का। सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य किसका होता है, कौन से रंग का होता है, तो आप क्या बताओगे, यहाँ पर लाल रंग का। अगर आवृत्ति की रेस्पेक्ट में पूछा जाए यहाँ पर तो सबसे ज्यादा आवृत्ति कौन से दृश्य क्षेत्र के कौन से कलर की होती है, तो सबसे ज्यादा आवृत्ति किसकी होगी, जिसका सबसे तरंग दैर्घ्य सबसे कम होगा, यानी बैंगनी कलर की आवृत्ति सबसे ज्यादा, जबकि रेड की आवृत्ति सबसे क्या होगी, कम होगी। ये कुछ क्वेश्चन हैं जो आपके यहाँ से पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन और आएगा कि बैंगनी रंग के तरंग दैर्घ्य को आप आवृत्ति के रूप में परिवर्तित कीजिए, तो अपने पास ये फॉर्मूला काम में आएगा। यहाँ पर अपन बैंगनी रंग का आपको यहाँ पर तरंग दैर्घ्य याद है, कौन सी रेंज में बेटा, 400 नैनोमीटर से। तो 400 नैनोमीटर को अपन चेंज कर लेंगे किसमें बेटा, यहाँ पर आवृत्ति में। क्लियर है, ये आपका प्रश्न था कहाँ से बेटा, विद्युत चुंबकीय विकिरण स्पेक्ट्रा से। क्लियर यहाँ तक। ये आपके पास तरंग प्रकृति क्या हो गई है, द्रव्य की पूर्ण हो गई है। अब तरंग प्रकृति को हटा करके हम दूसरी प्रकृति पे चलेंगे और दूसरी प्रकृति अपने पास आती है यहाँ पर कणीय प्रकृति। क्लियर है यहाँ पे, चलिए उसी पे चलते हैं थोड़ा सा। देखिए बेटा, आपने क्या कहा यहाँ पर कि द्रव्य की कौन सी प्रकृति होती है, द्वैत प्रकृति। एक तो होती है तरंग प्रकृति और एक होती है बेटा यहाँ पर कणीय प्रकृति। जो तरंग प्रकृति अभी आपने पढ़ी विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में, वो तरंग प्रकृति यहाँ पर कुछ भौतिक घटनाओं को यहाँ पर आसानी से क्या कर देती है, समझा देती है। जैसे हम बात करें यहाँ पर विवर्तन की, ऐसे ही हम बात करें यहाँ पर व्यतिकरण की। किसकी बात करें यहाँ पर, विवर्तन की और व्यतिकरण की। तो देखिए बेटा यहाँ पर द्रव्य की जो तरंग प्रकृति है वो विवर्तन और व्यतिकरण की दोनों घटनाओं को आराम से समझाती है। बात ये आती है विवर्तन क्या होता है। देखिए विवर्तन होता है कि बाधा के आसपास, किसी बाधा के आसपास यहाँ पर तरंग का मुड़ना, बाधा के आसपास आपकी तरंग का मुड़ना क्या कहलाता है बेटा, यहाँ पर आपका विवर्तन। जैसे आपके पास यहाँ पर इस अभिलंब के सापेक्ष प्रकाश की किरण इस अभिलंब से टकराती है, टकरा करके जब वो दूसरे माध्यम में जाती है तो अभिलंब कहाँ हट जाती है, दूर की ओर हट जाती है। यानी इस बाधा के आते ही यहाँ पर ये किरण क्या होती है, अपने मूल पथ से यहाँ पर मुड़े जाती है। तो इस घटना को अपन क्या बोलते हैं, विवर्तन। और इस विवर्तन की भली प्रकार से व्याख्या किसके द्वारा की जा सकती है बेटा, तरंग प्रकृति से। ऐसे ही देखिए यहाँ पर व्यतिकरण क्या होता है कि जब आपके पास यहाँ पर समान आवृत्ति वाली दो तरंगे हैं, समान आवृत्ति वाली आपके पास क्या है बेटा, दो तरंगे। जैसे मैंने यहाँ पर ली एक तो ये वाली तरंग, इसी आवृत्ति के अनुरूप आपके पास क्या आ रही है, दूसरी तरंग, इसी के अनुरूप ये क्या आ रही है बेटा, यहाँ पर दूसरी तरंग आ रही है। ठीक है, समान आवृत्ति वाली आपने क्या ली बेटा, यहाँ पर दो तरंगे ली। इन दो तरंगों के मध्य जो विक्षेप बिंदु है, यहाँ पर प्रत्येक जो विक्षेप बिंदु है उस विक्षेप बिंदु का हम क्या लेते हैं बेटा, बीज गणितीय योग या सदिश योग लेते हैं। तो बीज गणितीय योग या सदिश योग से यहाँ पर
ये किरणें या तो एक दूसरे को क्या करती है, पुनर्बलित करती हैं, या फिर एक दूसरे को यहाँ पर कैंसिल आउट करती है, नष्ट करती है। तो उस घटना को यहाँ पर क्या नाम दिया जाता है बेटा, व्यतिकरण। जैसे अगर पुनर्बलित करें तो इन दोनों को अपन जोड़ के लिखेंगे सदिश योग के रूप में। तो देखिए बेटा, यहाँ पर इसका आयाम ये वाला है, इसका ये वाला है, दोनों आयाम को जोड़ दीजिए तो ये किरण क्या होगी बेटा, आपकी पुनर्बलित हो गई। अच्छी समझ में यहाँ पर इस प्रकार आपको व्यतिकरण की घटना क्या हो रही है, प्राप्त हो रही है। तो इस व्यतिकरण की घटना को भी अपन कौन सी प्रकृति से एक्सप्लेन कर सकते हैं बेटा, तरंग प्रकृति से एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर कुछ घटनाएं यहाँ पर ऐसी हैं जिनकी व्याख्या यहाँ पर तरंग प्रकृति के द्वारा नहीं की जा सकती। जैसे हम ले यहाँ पे गर्म वस्तु द्वारा विकिरण का उत्सर्जन, जिसमें हम एक प्रभाव पढ़ते हैं कृष्णिका विकिरण प्रभाव। क्या पढ़ते हैं बेटा, कृष्णिका विकिरण प्रभाव। ऐसे ही हम दूसरा लेते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या लेते हैं बेटा, प्रकाश विद्युत प्रभाव। ऐसे ही हम एक पॉइंट लेते हैं ऊष्मा धारिता में परिवर्तन। ऊष्मा धारिता में ताप द्वारा परिवर्तन। ऐसे ही हम लेते हैं हाइड्रोजन परमाणु का रेखीय स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन परमाणु का रेखीय स्पेक्ट्रम। ये कुछ घटनाएं अपने पास ऐसी है, इन घटनाओं की व्याख्या हम इस तरंग प्रकृति के द्वारा नहीं कर सकते। जब तरंग प्रकृति के द्वारा इन घटनाओं की व्याख्या नहीं की जा सकती तो हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर इस द्रव्य की कोई दूसरी प्रकृति लेंगे और वो दूसरी प्रकृति कौन सी ली जाएगी बेटा, यहाँ पर कणीय प्रकृति। ऐसी समझ में इस कणीय प्रकृति के द्वारा हम यहाँ पर इन घटनाओं को क्या करेंगे बेटा, एक्सप्लेन करेंगे। इन घटनाओं को अपन यहाँ पर व्याख्यात करेंगे। क्लियर है बेटा यहाँ तक? आज के लिए बेटा इतना ही काफी होगा शायद आप लोगों के लिए। यहाँ पर कल से अपन स्टार्ट करेंगे कौन सी प्रकृति बेटा, इनकी कणीय प्रकृति। कौन सी यहाँ पर कणीय, जिसमें अपने को पढ़ना है कृष्णिका विकिरण प्रभाव, ऐसे ही अपने को पढ़ना है प्रकाश विद्युत प्रभाव, ऐसे ही अपने को पढ़ना है रेखीय परमाणु स्पेक्ट्रा। और फिर अपन यहाँ पर अपने थर्ड मॉडल की ओर चलेंगे और थर्ड मॉडल अपने पास कौन सा आएगा बेटा, यहाँ पर बोर का परमाणु प्रतिरूप। क्लियर यहाँ तक? कोई दिक्कत बेटा? चलिए आज के लिए इतना ही। बस छोटी सी रिक्वेस्ट है बेटा आप लोगों से कि मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को क्या हो सके बेटा, फायदा हो सके, बेनिफिट हो सके। आप जैसे स्टूडेंट होते हैं बेटा, उनको भी कुछ ना कुछ क्या मिले बेटा, फायदा मिले। क्लियर है बेटा यहाँ तक? थैंक यू बेटा आज के लिए।